मोदी हैं तो मुमकिन है। नमस्कार, मैं हूं श्रुति श्रीवास्तव और न्यूज 18 राजस्थान की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। कुछ साल पहले तक जिन वादों का धरातल पर उतरना असंभव माना जाता था, वो आश्चर्यजनक तरीके से न सिर्फ जमीन पर उतरे बल्कि आज लाखों करोड़ों लोगों के जीवन को दशा दिशा दे रहे हैं। आज बात पीएम मोदी के उन्हीं युगांतकारी फैसलों की, जिनकी वजह से जनता कहती है कि मोदी के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं। जनता जानती है कि मोदी हैं तो मुमकिन है। मोदी सरकार के 12 वर्षों में कई बड़े और ऐतिहासिक फैसले लिए गए, जिन्होंने भारत की राजनीति, अर्थव्यवस्था, सुरक्षा और सामाजिक ढांचे पर गहरा प्रभाव डाला। सबसे बड़ा फैसला जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाना था, जिससे राज्य का विशेष दर्जा समाप्त हुआ और उसे जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया। इस फैसले की इनसाइड स्टोरी अचंभित करती है। आप भी देखिए ये रिपोर्ट। जब से जम्मू कश्मीर से 370 हटा, आप मुझे बताइए, वहां आतंकवाद की कमर टूटी कि नहीं टूटी? 5 अगस्त 2019 की सुबह तक किसी को इस बात की भनक तक नहीं थी कि जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटा दिया जाएगा, जबकि इस तारीख से कुछ दिन पहले से जम्मू कश्मीर में सेना के जवानों के जमावड़े से ये तो लग रहा था कि वहां कुछ बड़ा होने वाला है, लेकिन राज्य का विशेष दर्जा ही खत्म हो जाएगा, ये बात कुछ मजाक सी लग रही थी। लेकिन अपने फैसले से हमेशा चौंकाने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बार भी सबको चौंकाया। सबसे ज्यादा परेशान हुआ पाकिस्तान और दूसरा कांग्रेस और उसके साथी। अब तक पाकिस्तान पूरी दुनिया में घूम घूम कर 370 बहाल करने की मांग कर रहा था। इस मिशन की गोपनीयता विरोधियों को चौंकाने की बड़ी योजना का भी हिस्सा थी, जो किसी भी सूरत में जम्मू कश्मीर से विशेष दर्जा हटाने देने के लिए तैयार नहीं हो पाते। यानी कि मिशन इतना सीक्रेट रहा कि विपक्ष के भी होश उड़ गए। जब भारत आजाद हुआ 1947 में, तो पूरे देश में एक जैसा कानून था, लेकिन जम्मू कश्मीर में अलग विधान, अलग निशान, और उसी के चलते वहां के लोगों में अपने मुल्क से मोहब्बत के बजाय अलगाव का भाव पैदा हुआ और इसे समझा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और धारा 370 को, जिसके लिए कहा जाता था कि कभी खत्म नहीं होगी, लेकिन दृढ़ इच्छा की शक्ति के चलते उस धारा 370 और 35A को खत्म कर दिया। अब सवाल ये है कि इस फैसले को इतना गोपनीय कैसे बनाए रखा गया, कैसे किसी को कानो कान भनक नहीं होने दी गई। जम्मू कश्मीर के जो बड़बोले नेता 370 के खात्मे पर ईंट से ईंट बजाने की धमकी देते थे, पीएम मोदी ने उनको भी दिन में तारे दिखा दिए। अनुच्छेद 370 को संविधान से मिटाने वाला मिशन इतना गोपनीय और कामयाब इसीलिए रहा क्योंकि इसकी गोपनीयता की कमान खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने स्तर से संभाली थी। बताते हैं कि 4 अगस्त 2019 को पीएम मोदी राष्ट्रपति भवन पहुंचे। सामान्य सी कार में राष्ट्रपति भवन पहुंचे थे पीएम। बिना वाहनों के बड़े काफिले के पहुंचे थे पीएम। केंद्र के इस बड़े फैसले की देनी थी जानकारी। पीएम मोदी को यह कदम इसलिए उठाना पड़ा क्योंकि उन्हें पता था कि उनका एजेंडा कितना संवेदनशील था। वो तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के पास सामान्य शिष्टाचार मुलाकात के लिए नहीं जा रहे थे, बल्कि देश में संविधान बनने के साथ एक सबसे विवादास्पद विषय को हमेशा के मिटाने के इरादे की जानकारी देने जा रहे थे। को खत्म कर दिया और
कश्मीर की आवाम आज दिल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मुबारकबाद दे रही है, क्योंकि जब से धारा 370 खत्म हुई है तो कुछ घटनाओं को छोड़ दें तो कश्मीर में पर्यटन कारोबार को नए पंख लगे हैं, वहाँ के लोगों को नया रोजगार मिला है, वहाँ के युवाओं में एक नया जोश का संचार हुआ है और मादरे हिंद और मुल्क के प्रति उनके दिल में नया भाव जगा है। मोदी सरकार के लिए तब राजनीतिक तौर पर यह फैसला करना बहुत ही जोखिम भरा था। पीएम मोदी ने एक बार फिर विपक्ष को चौंकाया और इस जोखिम को उठाते हुए जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन बिल 2019 को सबसे पहले राज्यसभा में ही पेश किया, जबकि राज्यसभा में सरकार के पास अपने दम पर बहुमत नहीं था। बिल को राज्यसभा में पहले पेश करने की योजना की स्क्रिप्ट भी पीएम मोदी ने खुद लिखी थी। पीएम ने योजनाबद्ध तरीके से पेश किया बिल। लोकसभा में पहले पेश करने पर होती मोर्चाबंदी, विपक्ष को मोर्चाबंदी के लिए मिल जाता समय। लोकसभा में सरकार को कोई परेशानी नहीं थी, जब तक विपक्ष जान पाता तब तक खेल हो गया। पीएम मोदी की बेहतर रणनीति और बेजोड़ प्लानिंग के चलते आर्टिकल 370 हटाने को लेकर जम्मू कश्मीर में बवाल की सारी आशंकाएं बेकार साबित हुई, क्योंकि ऐसी आशंका जताई जा रही थी कि आर्टिकल 370 हटाने के बारे में सोचना भी देश को उपद्रव की आग में झोंकने जैसा हो सकता है। लेकिन मोदी सरकार ने इन आशंकाओं की नाक में नकेल कसने का काम किया और सारे दावों की हवा निकाल दी। हमें जम्मू कश्मीर से प्यार है, उन्हें 370 से प्यार है। आप मुझे बताइए, जब से जम्मू कश्मीर से 370 हटा, आप मुझे बताइए वहां आतंकवाद की कमर टूटी कि नहीं टूटी? लाल चौक में तिरंगा फहराया कि नहीं फहराया? लाल चौक में लोगों ने दिवाली मनाई कि नहीं मनाई? वहां अलगाववादी अलग थलग पड़ गए कि नहीं पड़ गए? इतना ही नहीं, कश्मीर में विकास को नई गति मिली है, वहां लोकतंत्र मजबूत हुआ। दलितों को पहली बार आजादी के 75 साल के बाद पहली बार दलितों को उनके अधिकार मिले। आर्टिकल 370 हटाने के ऐतिहासिक फैसले ने एक देश, एक विधान, एक प्रधान के संकल्प को जमीन पर उतारा। इससे घाटी में दशकों पुराना अलगाववाद नेटवर्क ध्वस्त हुआ, भारतीय संविधान पूरी तरह लागू हुआ और लद्दाख और जम्मू कश्मीर में सीधे केंद्र के जरिए विकास की नई बयार शुरू हुई। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। कभी सोचा है आपने कि 80 के दशक में सुप्रीम कोर्ट के जिस फैसले के खिलाफ मुस्लिम उलेमाओं ने सड़क पर संग्राम छेड़ दिया था, उसे मोदी सरकार ने असंवैधानिक और आपराधिक कृत्य घोषित कर दिया और कहीं कोई शोला नहीं भड़का? आखिर वो कौन सी सलाहियत है जिससे पीएम मोदी रास्ते की मुश्किलों को चीरकर अपनी राह बना लेते हैं? रिपोर्ट देखिए। कथनी और करनी में भेद नहीं। इसका एक और उदाहरण 3 तलाक के खिलाफ बनाया गया कानून। मुल्क में साल 2019 में 3 तलाक पर कानून बना, लेकिन इसकी बुनियाद आजादी के कुछ साल बाद ही रख दी गई थी। साल 1951 हिंदुओं में नाराजगी थी, वजह हिंदू कोड बिल। प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू लेकर आए थे। हिंदू कोड बिल हिंदू महिलाओं को संपत्ति में अधिकार, तलाक का अधिकार, विधवा विवाह को मान्यता, एक से ज्यादा शादी पर रोक जैसे तमाम मुद्दे शामिल थे।
लेकिन इस बिल पर तत्कालीन राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद राजी नहीं थे। राजेंद्र प्रसाद का कहना था कि इसमें हिंदुओं के साथ साथ दूसरे धर्मों को भी शामिल करना चाहिए, लेकिन नेहरू इसके लिए तैयार नहीं हुए। उनका कहना था कि अभी अल्पसंख्यक रिफॉर्म के लिए तैयार नहीं है। लोकसभा चुनाव में मुश्किल से 1 महीने का वक्त बचा था। पंडित नेहरू अंदर और बाहर दोनों तरफ से हिंदू कोड बिल पर घिरे थे। आखिरकार 25 सितंबर 1951 को इस बिल को उन्हें वापस लेना पड़ा। अक्टूबर 1951 और फरवरी 1952 के बीच देश में पहली बार लोकसभा चुनाव हुए। पंडित नेहरू फिर प्रधानमंत्री बने। 4 साल बाद यानी दिसंबर 1956 में एक बार फिर से सदन में हिंदू कोड बिल लाया गया। तमाम विरोधों के बाद इस बार पंडित नेहरू ने हिंदू कोड बिल पास करा लिया। जनसंघ ने 1957 लोकसभा चुनाव के घोषणा पत्र में लिखा, हमारी सरकार बनी तो हिंदू कोड बिल को खत्म कर देंगे। इसके बाद भी जनसंघ को सरकार बनाने का मौका नहीं मिला, लेकिन साल 1980 तक वो बार बार ये वादा दोहराती रही। साल 1985 में एक बार फिर पर्सनल लॉ पर सियासत गर्मा गई। उस वक्त केंद्र में राजीव गांधी की सरकार थी। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने इंदौर की शाहबानों के हक में फैसला सुनाते हुए कहा था कि तलाक के बाद मेंटेनेंस का अधिकार मुस्लिम पर्सनल लॉ से ऊपर है। मुस्लिम उलेमाओं ने इस फैसले को अपने पर्सनल लॉ में दखल माना। देश में विरोध प्रदर्शन होने लगे। शाहबानो केस पर सियासी गहमा गहमी के बीच सन 1985 में कुछ राज्यों में विधानसभा और लोकसभा के उपचुनाव हुए। असम विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को 67 सीटों का नुकसान हुआ। किशनगंज लोकसभा उपचुनाव में कांग्रेस हार गई। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने 40 सीटें गंवा दी। ये वो सीटें थी जहां मुस्लिम आबादी करीब 40% थी। साल 1985 के अंत तक मुस्लिम उलेमाओं ने राजीव गांधी को सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलटने के लिए मना लिया। फरवरी 1986 में राजीव गांधी ने सदन में द मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डाइवोर्स एक्ट 1986 पेश किया। 5 मई को सदन से कानून भी पास हो गया। नए कानून के तहत मुस्लिम महिलाएं गुजारा भत्ता का हक नहीं मांग सकती थी। इस बिल के विरोध में राजीव गांधी सरकार में मंत्री रहे आरिफ मोहम्मद खान ने इस्तीफा दे दिया। साल 1989 नवंबर दिसंबर में लोकसभा चुनाव होने थे। शाहबानो केस में सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलटने के बाद सरकार के खिलाफ एंटी हिंदू सेंटीमेंट का माहौल था। बीजेपी राजीव गांधी सरकार पर मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप लगा रही थी। 1989 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी शाहबानो मामले को बहुत हद तक बुनाने में कामयाब भी रही। 1984 में 414 सीटें जीतने वाली कांग्रेस 197 सीटों पर सिमट गई। दूसरी तरफ 1984 में सिर्फ 2 सीट जीतने वाली बीजेपी 85 सीटों तक जा पहुंची। फरवरी 2016 नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बने करीब 2 साल हुए थे। इसी बीच उत्तराखंड की रहने वाली सायरा बानो ने सुप्रीम कोर्ट में 3 तलाक के खिलाफ याचिका लगाई। सायरा बानो के पति ने डाक के जरिए चिट्ठी लिखकर 3 तलाक दिया था। सियासी गलियारे में 31 साल बाद फिर से 3 तलाक और पर्सनल लॉ का मुद्दा गूंजने लगा। तारीख 25 अक्टूबर 2016। यूपी विधानसभा चुनाव में 3-4 महीने का वक्त बचा था। महोबा में पीएम मोदी ने एक रैली में कहा, हम किसी भी मुस्लिम महिला की जिंदगी 3 तलाक के चलते बर्बाद नहीं होने देंगे। ये पहली बार था जब प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी ने 3 तलाक का जिक्र किया। जनवरी साल 2017 में बीजेपी ने यूपी चुनाव के लिए मैनिफेस्टो लॉन्च किया। इसमें पार्टी ने 3 तलाक का भी जिक्र किया। 22 अगस्त साल 2017 सुप्रीम कोर्ट ने 3 तलाक को असंवैधानिक करार देते हुए केंद्र से इस पर कानून बनाने के लिए कहा। इस फैसले से बीजेपी को अपना दशकों पुराना वादा पूरा करने का मौका मिला। 28 दिसंबर 2017 मोदी सरकार ने 3 तलाक बिल पेश किया। तब कांग्रेस, राजद, AIADMK, बीजेडी सहित कई पार्टियों ने बिल का विरोध किया था, लेकिन ये बिल लोकसभा में ध्वनि मत से पास हो गया, पर राज्यसभा में बहुमत नहीं होने की वजह से सरकार को इसे होल्ड करना पड़ा। 10 मार्च 2019 लोकसभा चुनाव की घोषणा हुई। 30 मई 2019 को नरेंद्र मोदी 303 सीटें जीतकर दोबारा प्रधानमंत्री बने। जून 2019 में नई सरकार के पहले ही पार्लियामेंट सेशन में 3 तलाक बिल पेश किया गया। इस पर लोकसभा में जोरदार हंगामा भी हुआ। राज्यसभा में अल्पमत में रहने के बाद भी मोदी ने बिल पास करा लिया। किसी ने भी 70 सालों में ये नहीं सोचा कि इन बहनों की कितनी बुरी हालत है, बद से बदतर हालत में ये जी रही हैं, इनके लिए कुछ करें। लेकिन एक मोदी भाई ऐसे आए कि उन्होंने हम बहनों के लिए भी काम किया और ट्रिपल तलाक पर एक मजबूत कानून बनाकर लेकर आए। उसके लिए जद्दोजहद भी काफी करनी पड़ी और कानून बन के आया, और उस कानून के आज फायदे देखने को मिलते हैं। मेरे पास कुछ बहनें आती हैं, हम लोग मिलते हैं तो बात होती है कि
जब से ट्रिपल तलाक पे कानून बनाया तब से तलाक की दर घटती जा रही है, और अगर आप सर्वे करोगे तो आंकड़ों में भी इसकी तादाद आपको पता चल जाएगी। यदि कोई मुझे 3 तलाक की अवधारणा को एक लाइन में अभिव्यक्त करने के लिए कहेगा तो मैं ये कहूँगा कि लम्हों ने खता की और सदियों ने सजा भुगती। तो देखिए, कभी कोई महिला दिन रात परिश्रम करती है, पूरी निष्ठा से अपने पति और परिवार की सेवा करती है, लेकिन उससे कभी सब्जी में नमक ज़्यादा डल गया या उसके पति का मूड ख़राब है और उसने गुस्से से 3 बार तलाक 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 कह दिया तो वो तलाक हो जाता था। अब यदि व्यक्ति का गुस्सा शांत हो जाता है और वो अपनी ही पत्नी से दोबारा विवाह करना चाहता है तो उसके लिए उसको पत्नी का हलाला करवाना पड़ता था, जो कि एक अत्यंत अमानवीय प्रक्रिया थी। लेकिन चूंकि मोदी जी हैं इसलिए बहुत सारी चीज़ें मुमकिन है। इस कानून के बनने के बाद इंस्टेंट 3 तलाक यानी एक ही बार में 3 तलाक देना अपराध हो गया। ऐसा करने वालों के लिए 3 साल तक की सजा का प्रावधान किया गया। ऐसा माना जाता है कि 3 तलाक पर कानून बनाकर सरकार ने यूनिफॉर्म सिविल कोड की दिशा में एक बड़ा कदम बढ़ा दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने सांचे स्वयं बनाते हैं, अपने मानदंड खुद गढ़ते हैं। उनके सामने कोई चुनौती नहीं, अपनी चुनौतियां वे स्वयं निर्मित करते हैं, अपने लक्ष्य को खुद निर्धारित करते हैं। यह हम नहीं, उनके लिए गए युगांतकारी फैसले कहते हैं। यह भी कह सकते हैं कि मोदी ने खुद को गढ़ा है, इसलिए आज हर व्यक्ति की जुबान पर मोदी है तो मुमकिन है। रिपोर्ट देखिए। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी सरकार के कार्यकाल के 12 साल पूरे हो चुके हैं। कहते हैं फैमिली फर्स्ट, मोदी कहता है नेशन फर्स्ट। इन सालों में सरकार ने कई अहम फैसले लिए जिसकी चर्चा देश से लेकर दुनिया भर में हुई। सरकार ने कई ऐसी योजनाओं की शुरुआत की जिसका असर देश के हर नागरिक पर पड़ा। चाहे वो गुजरात की प्रगति हो चाहे देश की प्रगति, भरूच का योगदान बहुत महत्वपूर्ण है। सरकार के फैसलों ने न सिर्फ दशकों पुराने विवादों का अंत किया, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था, सुरक्षा और कानून व्यवस्था के बुनियादी ढांचे को भी हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। 140 करोड़ देशवासी। ये महज नीतियां नहीं, बल्कि नए भारत का वो रोड मैप है जिसने देश की आंतरिक और बाहरी दिशा तय की। इन्हीं युगांतकारी फैसलों में से एक है सदियों की साधना के बाद अयोध्या में अस्तित्व में आया प्रभु श्री राम का भव्य और दिव्य मंदिर। अयोध्या में राम मंदिर में रामलला की मूर्ति की जब प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी तो मेरे जैसे करोड़ों लोग टेलीविजन पर इस मनोरम दृश्य को देख रहे थे और हमारी आंखों में खुशी के आंसू थे। हम सभी लोगों का एक मत था कि मोदी जी हैं इसीलिए मुमकिन हो पाया, मोदी जी नहीं होते तो ये मुमकिन नहीं हो सकता था। मोदी जी की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपने पक्ष को ठीक से रखा और उसी का सुपरिणाम यह था कि निर्णय राम मंदिर बनाने के पक्ष में हुआ। अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मास्टर स्ट्रोक यूं ही नहीं माना जाता। ये मुख्य रूप से उनके राजनीतिक कौशल, सांस्कृतिक विजन और प्रशासनिक दृढ़ता का ज्वलंत प्रमाण है। एक और महत्वपूर्ण बात ये रही कि जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया और राम मंदिर का निर्माण शुरू हुआ तो देश भर में कहीं भी हिंसा नहीं हुई। उसका कारण ये था कि केंद्र में यदि कोई अच्छी सरकार होती है, अच्छा नेता होता है तो उसका प्रभाव पूरे देश के अंदर पड़ता है, अन्यथा यदि कमजोर नेतृत्व होता तो पूरे देश के अंदर दंगे हो जाते। इसके बाद जब मोदी सरकार की सलाह पर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का निर्माण हुआ तो इस ट्रस्ट के अंदर भी इतने अच्छे लोगों को रखा गया कि उन्होंने इसका निर्माण बहुत ही ईमानदारी से, निष्ठा से, समर्पण से और लगन से करवाया। दरअसल राम मंदिर का निर्माण दशकों से भारतीय जनता पार्टी का प्रमुख चुनावी वादा था। 22 जनवरी 2024 को भव्य प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में न सिर्फ इस वादे को पूरा किया बल्कि इसे मोदी के नेतृत्व की एक बड़ी उपलब्धि के रूप में स्थापित किया, जिसने मतदाताओं के बीच उनकी लोकप्रियता को और मजबूत किया।
मंदिर के माध्यम से पीएम मोदी ने सांस्कृतिक पुनर्जागरण का संदेश दिया। मोदी ने इसे केवल एक भवन नहीं बल्कि भारत की राष्ट्रीय चेतना और सांस्कृतिक स्वतंत्रता का प्रतीक बताया। सामान्य समय नहीं है, ये काल के चक्र पर सर्वकालिक शाही से अंकित हो रही अमिट स्मृति रेखाएं हैं। राम का काम होता है, वहां पवन पुत्र हनुमान अवश्य विराजमान होते हैं। मैं इस पल दैवीय अनुभव कर रहा हूं कि जिनके आशीर्वाद से ये महान कार्य पूरा हुआ है, वे दिव्य आत्माएं, वे दैवीय विभूतियां भी इस समय हमारे आसपास उपस्थित है। सुप्रीम कोर्ट के साल 2019 के ऐतिहासिक फैसले के बाद मोदी सरकार ने त्वरित गति से श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का गठन किया और मंदिर निर्माण की प्रक्रिया शुरू की। दशकों से चले आ रहे इस कानूनी और सामाजिक विवाद को शांतिपूर्ण और संवैधानिक तरीके से सुलझाना उनकी एक बड़ी रणनीतिक जीत मानी जाती है। अयोध्या को एक वैश्विक आध्यात्मिक केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए एक व्यापक मास्टर प्लान तैयार किया गया। इससे न सिर्फ धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिला बल्कि क्षेत्रीय बुनियादी ढांचे में सुधार और रोजगार के नए अवसर भी पैदा हुए, जो आर्थिक दृष्टिकोण से भी एक मास्टर स्ट्रोक है। मंदिर के निर्माण और अभिषेक समारोह में पीएम मोदी ने खुद को एक मुख्य यजमान और एक साधारण राम भक्त के रूप में प्रस्तुत कर करोड़ों लोगों की आस्था को सीधे जोड़ा। इसी तरह महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का निर्णय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के सबसे बड़े और निर्णायक राजनीतिक फैसलों में से एक माना जाता है। ये न सिर्फ आधी आबादी को सशक्त बनाता है बल्कि राजनीतिक समीकरणों को भी पूरी तरह बदल देता है। भारत देश जहां कहा जाता है यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, ये नारे, ये हमारी जो सनातन प्रथा थी ये बरसों से थी, लेकिन वास्तव में मातृशक्ति और हमारी नारी शक्ति को पूरे मुल्क में और पूरे विश्व में संघीय ढांचों में शामिल करने के लिए, यानी निर्णय लेने के लिए जो नारी बंधन अधिनियम, जिसके तहत लोकसभा और विधानसभा में 33% आरक्षण देने का ऐतिहासिक फैसला लिया, वो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को श्रेय जाता है। वर्तमान में लोकसभा में महिलाओं की संख्या लगभग 15% है। इस कानून के लागू होने के बाद संसद में कम से कम 181 महिला सांसद होगी, जिससे नीति निर्माण में उनकी सीधी और प्रभावी भागीदारी सुनिश्चित होगी। ये बिल महिलाओं को केवल योजनाओं के लाभार्थी तक सीमित नहीं रखता, बल्कि उन्हें उन फैसलों का हिस्सा बनाता है जो देश के भविष्य की योजनाएं तय करते हैं। इससे महिला सुरक्षा जैसे संवेदनशील मुद्दों पर बेहतर कानून बन सकेंगे। इसमें एससी और एसटी की महिलाओं के लिए भी कोटा तय किया गया है, जो समाज के सबसे वंचित वर्गों को प्रतिनिधित्व प्रदान करता है। पिछले 12 साल में जिस तरीके से जब से देश की बागडोर संभाली है, राष्ट्र को कैसे मजबूत किया जाए, जो उन्होंने 4 जातियां बनाई है, किसान, जवान, महिला और श्रमिक, उन चारों के बहबूदी के लिए काम किया है। समाज के एक बड़े तबके को भले ही आधी आबादी को 33% आरक्षण देने की बात तर्कसंगत और सर्वग्राह्य लगती हो, लेकिन देश और समाज की समझ रखने वाले जानते हैं कि इस रास्ते में कदम कदम पर रोड़े थे, लेकिन लक्ष्य साफ था, नियत नेक थी, इसलिए रास्ते की कठिनाइयां बढ़ते कदमों को रोक नहीं पाई। महिलाओं को विधायी प्रक्रियाओं में 33% आरक्षण देना विकसित भारत के संकल्प की ओर एक ऐतिहासिक कदम है। यह अधिनियम राष्ट्र निर्माण में हमारी नारी शक्ति के नेतृत्व को नई ऊंचाई और दिशा प्रदान करेगा, जिससे भारत का नारी नेतृत्व विश्व पटल पर एक सशक्त उदाहरण बनकर उभरेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान।